हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। ये DOE का पेपर है। क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस 2024-25 की प्रिपरेशन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं पॉलिटिकल साइंस के। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस बिना टाइम वेस्ट करें। क्वेश्चन 2 है आपका बेटा। क्वेश्चन 2 में आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन 2 है इन विच Question 2 में in which of the following case the court said that there are certain basic features of the constitution and these cannot be changed by parliament। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है, जो कोर्ट है वो कहता है कि कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, उनको पार्लियामेंट के द्वारा भी चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब गवर्नमेंट ने हमारे को कुछ ऐसे राइट्स दिए हैं जिनको पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये किसने कहा था? क्वेश्चन में बोला हुआ है किसने कहा था। तो ये बोला था बेटा आपका, ये बोला था आपका केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस एक ऐसा केस था जो हिस्ट्री में एक लैंडमार्क के रूप में माना गया। तो आप बोल सकते हो इट इज़ द लैंडमार्क ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये इंडिया की हिस्ट्री का लैंडमार्क केस माना गया। कौन सा? केशवानंद भारती केस। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला कि भारत में के जो जितने भी लोग हैं उनको संविधान ने कुछ ऐसे राइट्स दिए हैं जिन्हें पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकती। तो वो किस केस पे बोला गया था? तो केशवानंद भारती केस में। तो इसे हमें एक लैंडमार्क भी माना गया। क्या बोला गया इसे? लैंडमार्क भी माना गया। तो यही एक लैंडमार्क ऑफ हिस्ट्री है। इसे लैंडमार्क ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी बेटा जाना जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ कैंडिडेट फॉर द लोकसभा असेंबली इलेक्शन इन इंडिया। देखो यहाँ पे लोकसभा असेंबली इलेक्शन के लिए पूछा गया है, तो कैंडिडेट के लिए पूछा है, वोटर के लिए नहीं पूछा। वोट देने वाला, जो वोटर राइट हमें कब मिलता है? वोट देने का अधिकार मिलता है 18 ईयर की एज में। मगर अगर हमें इलेक्शन लड़ना है, हमें कैंडिडेट बनना है। क्या बनना है? कैंडिडेट। और वो भी किसका? लोकसभा का। लोकसभा के कैंडिडेट कौन होते हैं? जैसे जब हमें कोई सांसद चुनना है, समझ रहे हो ना? सांसद किसको बनाते हैं? प्राइम मिनिस्टर को बनाने के लिए सांसद चाहिए होते हैं। तो अगर हमें सांसद का चुनाव लड़ना है एज ए कैंडिडेट, वोट नहीं करना, कैंडिडेट के फॉर्म में चुनाव लड़ना है, तो उसकी मिनिमम एज कितनी है? तो उसकी मिनिमम एज 25 ईयर है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, 25 ईयर। हमें वोट देने का अधिकार जो मिलता है बेटा, वो मिलता है 18 ईयर्स में। मगर वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने में डिफरेंस होता है। जब हमें लोकसभा का चुनाव हम लड़ेंगे तो उसका हमें टाइम के लिए हमारी एज कितनी होनी चाहिए? उसके लिए हमारी एज होनी चाहिए 25 ईयर मिनिमम, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है, पर मिनिमम एज 25 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द अमिड 38, 39 एंड 42 अमेंडमेंट हैव बीन मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट सो फार। जो अमेंडमेंट हुए, या अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करे गए, 38, 39 और 42 अमेंडमेंट करे गए, वो काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहे, कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट थे। लोगों को समझ नहीं आए और लोग उनको आज भी गलत बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? तो देखो बेटा, 38, 39 एंड 42 ये तीनों अमेंडमेंट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज करे गए, ये करे गए 1975 से 1977 के बीच में। और ये 1975 से 1977 यानी 2 ईयर, ये जो 2 साल थे ना, इनको इमरजेंसी ईयर माना जाता है या इमरजेंसी पीरियड। याद है इमरजेंसी पीरियड कब लगा था? जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, तो जिसके कारण क्या हो रहा था, वो सॉरी, इमरजेंसी जो है इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी। तो इमरजेंसी कब लगा दी थी? इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी। तो इमरजेंसी पीरियड जो है उस वो था 1975 से 1977। तो उस टाइम पे क्या करा गया, गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से हमारे संविधान में कुछ ऐसे चेंज करे जिससे क्या करा,
लोगों के कुछ बेसिक राइट्स जो होते हैं ना, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिक राइट्स दिए हैं, उन बेसिक राइट्स पे सरकार ने क्या करा, कंट्रोल करना शुरू कर दिया, यानी हमारे राइट्स को कम करना शुरू कर दिया। और इमरजेंसी पीरियड था तो लोगों को बाहर भी निकलने नहीं दिया गया, पुलिस की फोर्स से उन्हें बंद करवाया गया। तो पहला जो ऑप्शन बोला है स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये याद रखना, 938, 39 और 42 अमेंडमेंट हुआ कब था, 1975 से 77 के बीच में। और इसी टाइम को बोला जाता है इमरजेंसी पीरियड। और इमरजेंसी पीरियड में क्या हुआ, जो भारतीय लोग थे उनके राइट्स को क्या करा गया, कंट्रोल करा गया, कम करा गया। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरी स्टेटमेंट है, दे sought to make the basic change in many crucial part of the constitution। sought का मतलब क्या होता है, चेंज होना। तो उन्होंने कोशिश करी कि बेसिक राइट्स को चेंज करा जाए। तो दूसरा भी ट्रू है, तो इसके दोनों पार्ट क्या है, ट्रू है, ऑप्शन ये होगा। क्लियर हो गया बेटा, समझ आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 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 फिफ्थ, क्वेश्चन फिफ्थ का क्वेश्चन सिक्स देख लेते हैं। क्वेश्चन सिक्स है आपका, इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच आर वेरी डिफिकल्ट टू अमेंड, दे आर, और सॉरी क्वेश्चन फिफ्थ देखो, पहले फिफ्थ तो रह गया। क्वेश्चन फिफ्थ कौन सा है, तो हाँ, क्वेश्चन फिफ्थ से देखना है। क्वेश्चन फिफ्थ में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर गलत है। तो पहला है, प्रेसिडेंट द नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यही वाला इनकरेक्ट है, तो ये आंसर है इसका। रीजन क्या है, क्योंकि देखो जो प्रेसिडेंट होता है, एक्चुअल में जो गवर्नमेंट का हेड होता है वो कौन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी प्रधानमंत्री। क्योंकि सरकार, वो इलेक्शन कौन लड़ता है, प्राइम मिनिस्टर लड़ता है ना इलेक्शन। तो जो हेड होगा गवर्नमेंट का वो कौन होगा, वो प्राइम मिनिस्टर होगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है प्रेसिडेंट, तो ये इसका आंसर है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, वो कभी भी गवर्नमेंट का हेड नहीं होता। गवर्नमेंट का हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। बाकी ये ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट, एजेंट ऑफ स्टेट। तो गवर्नर जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या करता है, इलेक्शन को ध्यान रखता है। तो इसका गलत ये बोला है ना, कौन सा पेयर इनकरेक्ट है, तो ये वाला ए ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है, ठीक है, वो हेड होता है गवर्नमेंट का, प्रेसिडेंट हेड नहीं होता। इसलिए प्रेसिडेंट का चुनाव भी जो है पब्लिक के द्वारा नहीं होता, पब्लिक कभी भी प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करती। नेक्स्ट है क्वेश्चन सिक्स, इन द case of constitution which are very difficult to amend and they are described as a constitution। जब हमें संविधान में कोई चेंज करने होते हैं और वो चेंज करना बड़ा मुश्किल हो, वेरी डिफिकल्ट हो चेंज करना, तो उसे हम क्या बोलेंगे। अगर किसी चीज, अगर हमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट को चेंज करना मुश्किल हो तो हम बोलेंगे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर आसान होता तो हम बोलते फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई काम करना आसान हो, आसानी से चेंज हो जाए तो बोल देते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, और किसी को चेंज करना मुश्किल हो जाए तो हम बोल देते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन ए। हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 11। आप 2025 की प्रिपरेशन है, जो आपका फेब में एग्ज़ाम है उसी की तैयारी करी जा रही है। बाकी आप प्लेलिस्ट पे जाके प्रीवियस ईयर पेपर भी देख सकते हैं, एनुअल एग्ज़ाम के पेपर भी देख सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर एट, इन द 8th century which revolutionary used the slogan liberty, equality and fraternity to revolt against the landed feudal aristocracy and monarchy। तो जो स्लोगन था लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टेनिटी, इस स्लोगन को किसने दिया था 18th सेंचुरी में, और किसके लिए दिया था। तो ये जो दिया था ये फ्रेंच ने दिया था। तो ये दिस इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसका आंसर ऑप्शन सी है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच ने। नंबर नाइन, As was the important 19th century thinker who argued that
रूट कॉज ऑफ इंटरेस्ट इनइक्वलिटी वॉज प्राइवेट ऑनरशिप। ये किसने बोला था? जो रूट कॉज होता है इंटरेस्ट इनइक्वलिटी, जो लोगों के बीच में असमानता देखने को मिल रही है वो प्राइवेट ऑनरशिप के कारण है। यानी कुछ लोगों के पास तो काफ़ी धन है पर कुछ लोग काफ़ी गरीब हैं, या यूँ कह सकते हो लोग इकोनॉमिकली सोशली फाइनेंशियली क्या है, उनमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके बारे में सबसे पहले 19th सेंचुरी में किसने बात करी? तो कार्ल मार्क्स ने बारे में सबसे पहले बात करी थी। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्लियर है बेटा? देखेंगे, डैश हैज बीन डिफाइंड एज अ फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। फुल और इक्वल मेंबरशिप पॉलिटिकल कम्युनिटी में इसके द्वारा डिफाइन की जा सकती है। तो नेशनलिज्म का आंसर है। नेशनलिज्म के कारण राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म हैज बीन डिफाइंड एज अ फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो नेशनलिज्म जो है वो बताता है इक्वल मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी के बारे में। देखेंगे, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर I will never allow a patriotism triumph over humanity as long as I live. Who said this about the peak of nationalism? राष्ट्रवाद का विरोध करते हुए, राष्ट्रवाद को क्रिटिसाइज करते हुए किसने कहा कि मैं कभी अलाउ नहीं करूंगा, आई विल नेवर अलाउ, मैं कभी अलाउ नहीं करूंगा कि देशभक्ति जो है वो इंसानियत को के ऊपर हो जाए, यानी देशभक्ति के कारण हम इंसानियत को भूल जाएं, देशभक्ति के कारण हम मानवता को भूल जाएं और मानवता को शर्मसार करें, मानवता को कमज़ोर करें। ये बारे में सबसे पहले किसने इन चीज़ों को बोला और किसने क्रिटिसाइज करा? और ठीक है, क्लियर हो गया? ये बात समझ आ गई आपको? तो किसने क्रिटिसाइज करा? ट्रिम्फ का मतलब ओवर करना, जीत जाना। किसने बोला? तो ये बोला रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला मैं कभी भी उस चीज़ को अलाउ नहीं करूँगा, उस चीज़ को मानूंगा नहीं जिसमें देशभक्ति के कारण हम मानवता को कमज़ोर कर दें, ख़त्म कर दें। ये हम करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी के क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एनी टू फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के कोई से दो फंक्शन, ये लिख लेते हैं इनके आंसर फटाफट से हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 सेक्शन बी का। टू फंक्शंस बताने हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन के। सेकंड है राइट अबाउट एनी टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव इन द वर्ल्ड। संसार में कौन से दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके बारे में बताना है। थर्ड है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट एनी टू। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी लिमिटेशंस हैं, कोई सी दो लिमिटेशन बतानी है। ये फटाफट से इनके आंसर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टेट एनी टू फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है? इट गिव द गारंटी टू राइट ऑफ द सिटीजन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो देता है गारंटी देता है सिटीजन्स को कि वो अपने राइट्स का प्रयोग कर सकते हैं, जो उनके राइट्स हैं वो राइट्स उनके सेफ हैं, प्रिजर्व है। तो इन राइट्स की गारंटी कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो ये फर्स्ट फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकेंड है इट एम्पावर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन के कारण ही जो हमारी जुडिशरी है, यानी जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारे कोर्ट हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो सारे क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं। उन्हें कोई पॉलिटिकल पावर या कोई हाई अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर हाई अथॉरिटी उन्हें कंट्रोल करे तो जो नीचे के तबके के लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखता है, स्वतंत्र रखता है, ताकि वो जो फैसले हैं वो करेक्ट ले सकें। क्वेश्चन 13 के ऑप्शन पता लग गया आंसर आपको। दो फंक्शन, पहला तो ये हमारे राइट्स की गारंटी देते हैं। सेकंड, हमारी जो जुडिशरी है उसे इंडिपेंडेंट रखने में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ज़्यादा योगदान है। सेकंड है राइट अबाउट द टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कितने प्रकार के एग्जीक्यूटिव हैं? यहाँ पे दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव्स का नाम लिखना है। तो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, सेकंड है रियल एग्जीक्यूटिव। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्या है? इट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया ये हेड होता है किसी देश का,
या यू कह सकते हो स्टेट प्रेसिडेंट को हम बोल सकते हैं नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब जो नाम मात्र का है, जिसको हम बोलेंगे हेड है मगर उसकी कुछ चलती नहीं है। जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट, पर प्रेसिडेंट जो है एक्चुअल में वो वैसे तो उसे पावरफुल बोला जाता है और इंडिया का फर्स्ट पर्सन बोला जाता है, मगर एक्चुअल में देखा जाए तो जो है प्रेसिडेंट की पावर जो है वो कुछ भी नहीं होती। ज़्यादा पावर किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की होती है। तो जो एग्जीक्यूटिव दो प्रकार के होते हैं, एक नॉमिनल और एक रियल। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल आप बोल सकते हो प्रेसिडेंट, और रियल एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल बोल सकते हो प्राइम मिनिस्टर। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव है और उसके पास ही मेन पावर होती है। अब आप देख लो, हमारे देश के प्रधानमंत्री को सब जानते हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। इससे पहले कौन थे? मनमोहन सिंह। तो सारे लोग जो है देश के प्रेसिडेंट से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? वो चुनाव लड़कर पब्लिक वोट देती है जब बनता है, और जो प्रेसिडेंट होता है उसको कौन बनाता है? उसको सरकार बनाती है। तो प्रेसिडेंट एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है जिसके पास पावर है मगर नाम मात्र की है, और जो रियल पावर है वो रियल एग्जीक्यूटिव के पास है। तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या लिमिटेशन है तो बतानी है। तो पहली है जो जेंडर जस्टिक। आप बोल सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कई सारी लिमिटेशन है, पर हम पहली बोलेंगे जेंडर जस्टिक। इसका मतलब ये क्या है? इट डज नॉट एड्रेस द जेंडर जस्टिस स्पेशली इन फैमिली। पहली लिमिटेशन क्या है बेटा? जेंडर जस्टिक है। जेंडर जस्टिक जो है ये जो है जो हमारे परिवार में लड़कियों के साथ भेदभाव होता है उसके बारे में, जो एक्चुअल में आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से नहीं क्लियर कर पाया है। इसके कारण देखा गया है कि लड़के और लड़कियों के बीच में आज भी फैमिलियों में काफ़ी ज़्यादा क्या रहता है? दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो पहला है जेंडर जस्टिस, दूसरा है फंडामेंटल राइट। इट रिलीगेटेड द सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स। कई बार क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है या कई कह सकते हो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो कुछ लोग हैं उनकी जो सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स है उनको क्या करा गया है? रेलीगेटेड करा जाता है, उन्हें कम करा जाता है, जिसके कारण समाज में आज भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज यूनिवर्सल सिटीजनशिप मीन्स? क्वेश्चन नंबर 17, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। और क्वेश्चन 18, एक्सप्लेन अबाउट द सेकुलर स्टेट। चलिए जल्दी से इनका आंसर भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर हमने कर लिए हैं 13, 14, 15। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बेटा आपका? डिस्क्राइब व्हाट डज द यूनिवर्सल सिटीजन्स मीन। यूनिवर्सल सिटीजन मीन का क्या मतलब है? यूनिवर्सल सिटीजनशिप का मीनिंग क्या है? तो यूनिवर्सल सिटीजनशिप का मीनिंग क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लोबल सिटीजनशिप। यूनिवर्सल सिटीजनशिप को हम ग्लोबल सिटीजनशिप भी बोलते हैं। इट इज़ द आइडिया दैट ऑल पीपल आर इक्वल। इसके अंतर्गत सारे ही लोग दुनिया में इक्वल हैं एंड हैव सेम राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सभी का सेम राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये हम किसके एस्पेक्ट में बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं अर्थ के एस्पेक्ट में। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो यूएस का हो, चाहे वो फ्रांस का हो, सभी की जिम्मेवारी है कि वो पॉल्यूशन ना फैलाएं, अर्थ के साथ फ्रेंडली बिहेव करें। ये सभी लोगों की, सभी सिटीजन्स की जिम्मेवारी है। और उसके अलावा ये हर सरकार की और हर देश की जिम्मेवारी है कि वहाँ के जो भी सिटीजन्स हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, उनकी एजुकेशन का ध्यान रखा जाए, और जो उनकी बेसिक नीड्स है ध्यान रखा जाए। तो यूनिवर्सल सिटीजनशिप मीन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सभी को ग्लोबली सिटीजनशिप दी गई है। तो यूनिवर्सल सिटीजनशिप को हम बोलते हैं ग्लोबल सिटीजनशिप भी बोलेंगे। और इसका आइडिया क्या है? इसका महत्व है कि ऑल द पीपल्स आर इक्वल, सभी लोग इक्वल हैं अर्थ की नज़र में। यानी पृथ्वी जो है वो अमीर और गरीब का डिफरेंस नहीं मानती। अर्थ अर्थ नेचर जो है सबको इक्वली समझती है और सबको इक्वली राइट दिए गए हैं, और हम सब लोगों की भी इक्वली जिम्मेवारी है कि हम अर्थ और जो नेचुरल चीज़ें उनका, ठीक है, रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है?
द राइट ऑफ ऑल पीपल टू परस्यू फ्रीली देयर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट विदाउट द इंटरफेरेंस। सभी लोगों को अधिकार है कि वो अपने आप को इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली फ्री रह सकते हैं, फ्रीली वो अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, और उसके लिए उनको कोई भी बाहर का इंटरफेरेंस नहीं करेगा। यानी कोई भी गवर्नमेंट, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, सोशली स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, या वो किसी कल्चर को स्पेशली फॉलो करना चाहता है, तो कोई भी सरकार उसे रोक नहीं सकती। इसे बोलेंगे नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। क्वेश्चन 18, एक्सप्लेन अबाउट द सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट का क्या मतलब होता है? तो इट इज़ द स्टेट दैट डज नॉट कंसिडर एनी रिलीजियन। ऐसी स्टेट जो किसी धर्म को ना माने एज एन ऑफिशियल रिलीजन। यानी सरकार, जैसे आज भारत में, इंडिया में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, मगर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, पर वो ये नहीं कह सकते कि अब ये जो देश है इसकी जो सरकार है वो हिंदू सरकार है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते। क्योंकि हमारा जो देश है वो सेकुलर स्टेट माना जाता है, सेकुलर कंट्री है इंडिया। तो इंडिया जो सेकुलर कंट्री है, तो किसी भी जो रिलीजियन, किसी भी धर्म को हम ऑफिशियली जो है, गवर्नमेंट क्या है, किसी भी धर्म को ऑफिशियली अप्रूव नहीं कर सकती। तो सेकुलर स्टेट क्या होती है? जो डज नॉट कंसिडर एनी रिलीजन एज एन ऑफिशियल रिलीजन, किसी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं मान सकती। इन विच ऑल सिटीजन ट्रीट इक्वली। इस स्टेट में, सेकुलर स्टेट में सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करा जाएगा रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या कोई और धर्म से आते हो। अगर आप सेकुलर स्टेट में हैं तो आपको आपके धर्म के हिसाब से आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर आपकी कंट्री सेकुलर नहीं है, तो जैसे अगर आप चले जाएं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पे जो वहाँ की जो एक्चुअल में वहाँ के निवासी हैं, मेन जो उसी रिलीजन के, उनको ज़्यादा फ़ायदा या प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये हमने कराया है डीओई का क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन बी हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी और सेक्शन डी करेंगे। वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है और हमें और वीडियो बनानी चाहिए, तो आप वीडियोस पे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और वीडियोस बना पाएँ। तो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है, अच्छी लगती है, तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। बाकी आप चैनल पे जाएं, चैनल की प्लेलिस्ट पे आप पॉलिटिकल साइंस की और भी वीडियोस देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे रहेंगे। तो जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं स्पेशली, उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ट्यूशन पढ़ने वाले तो फिर भी रिवीजन कर लेते हैं, जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं उनके लिए ये हमारी तरफ से एक कोशिश है, उनका हम अपनी तरफ से बेस्ट दे सकें। इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब